क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि रूटीन के अंदर जिसे आप वर्क कहते हैं, इधर उधर काम करने के जो आप वर्क कहते हैं वो वर्क नहीं है? फिजिक्स की रूल से आप वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या वर्क नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्क है और कौन सा वर्क नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। इंट्रो में आपने वीडियो को देख लिया होगा कि आज के लेक्चर में हम वर्क के डिस्कशन करेंगे, जानेंगे वर्क कब है, कब नहीं है, मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, किसको वर्क नहीं कहा जाता। तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में जाना जाएगा। ये 9th क्लास का यूनिट नंबर 6 है, वर्क एंड एनर्जी, और पहला टॉपिक है वर्क। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं वर्क को बता दूं, रूटीन के अंदर हम वर्क किसे कहते हैं। कोई भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हों, किताबें हम पढ़ रहे हों, हम कुछ भी ऐसा सोच विचार का काम कर रहे हों, हम कहते हैं हम वर्क कर रहे हैं। दोस्तों से बातें कर रहे हों, हम कहते हैं वर्क कर रहे हैं। हम सब्जी काट रहे हों, हम कह रहे हैं वर्क कर रहे हैं। टाइपिंग कर रहे हों, हम वर्क कहते हैं। लेकिन फिजिक्स के मुताबिक ये वर्क नहीं है। वर्क की डेफिनेशन क्या, देखिएगा। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क कब है? जब बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी फोर्स की सिमत में मोशन करना स्टार्ट कर दे। इसका मतलब वर्क के लिए दो फैक्टर्स हैं। एक, बॉडी पे फोर्स लगे और वो फोर्स क्या करे, उस बॉडी को डिस्प्लेस करे, अपनी जगह से हटा दे, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस चेंज हों, डिफरेंट हो। जहां पहले थी अब वो वहां ना रहे, तो हम कहेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क है। अदरवाइज वर्क नहीं है। रूटीन के अंदर हम जितने भी काम परफॉर्म करते हैं, टास्क करते हैं, वो वर्क नहीं है। मिसाल के तौर पे आप चेयर पे बैठे टेबल पे बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, ये वर्क नहीं है। ये लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आपको पता चले कि वाकई वर्क नहीं है। इसके अलावा आप दो दोस्त, दो फ्रेंड्स, दो सहेलियां, दो दोस्त बातें कर रहे हैं, काफ़ी देर से पूरा दिन खड़े या बैठे बातें कर रहे हैं, नो वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। गाड़ी का इंजन ऑन है, गाड़ी मुसलसल उसका इंजन ऑन है और उसी जगह पे खड़ी है, नो वर्क इज डन। आप एक बकेट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये आपके लिए, एक बकेट, एक पानी की बाल्टी, एक पेल भर के पानी से लेके जा रहे हैं। जैसा कि अक्सर देखा होगा, गर्मियों में पानी खत्म हो जाता तो साथ वालों के घर से या कहीं से लाना पड़ता है। पूरा दिन आप पानी ढोते रहें, भर भर बाल्टियाँ लेते आते रहें, आपने पूरा दिन वर्क नहीं किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसी तरह आपने एक वेट उठाया हुआ, बैग उठा के घंटा पूरा खड़े रहे, आपने कोई वर्क नहीं किया। और इसी तरह से आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं और पुश करते आपको पसीने छूट रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दीवार अपनी जगह से नहीं हिली, तो कोई वर्क नहीं है। ये इन सारे सवालात जो मैंने आपके सामने रेज कर दिए हैं, इन सब के जवाबात इस टॉपिक के एंड पे आपको मिल जाएंगे। कैसे वर्क नहीं है, क्यों वर्क नहीं है, सर ने तो नया शोशा छोड़ दिया, मैं तो कह रहा था मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, हम लोग बातें कर रहे थे, सुबह से लेकर एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी, वर्क है, कार चढ़ रही थी, पेट्रोल ले रही है, फ्यूल ले रही है, वर्क था। चलिए बात करते हैं, फिर इसकी तरफ भी आएंगे। वर्क की डेफिनेशन से ये पता चला कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उस फोर्स के नतीजे में बॉडी डिस्प्लेस होना शुरू हो जाए, अपनी नई पोजीशन पे आ जाए, पहली से नई पोजीशन पे आ जाए, तो इसका मतलब फोर्स ने उसे डिस्प्लेस करवा दिया है, फोर्स ने उसे मूव करवा दिया है, नई पोजीशन पे ले आई है, हम कहेंगे वर्क है। मेरे पास चेयर है, अगर मैं इस चेयर पे फोर्स लगाऊं अपने हाथ से और इस फोर्स के नतीजे में चेयर मेरे साथ चल पड़े, अपनी नई पोजीशन पे आ जाए, तब जगह तब्दील हो जाए, इसकी डिस्प्लेस हो जाए, तो ये वर्क है। और रूटीन के अंदर मैं मिसाल देता हूँ। ये देखिए, होता ये है कि रूटीन के अंदर ये एक छकड़ा है, एक छकड़ा समझ लीजिए, यहाँ कॉट है, रेडी है, जिसके आगे एक गधा है। मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको। एक गधा रेडी है, ठीक है, गधा रेडी है जी, पूछा है जी, पूरे इसको बनाना चाहूँगा, ठीक है जी, जैसा भी है भाई, एक ठीक है, इसे बर्दाश्त कर लीजिए। एक गधा है, कॉट है, छकड़ा है, इसमें ये गधा रेडी, इसके ऊपर इस बंदा बैठा है जनाब, इसे ड्राइव कर रहा है। अब जानते हैं रूटीन के अंदर, ये आप रोज रूटीन में देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये क्यों मैंने ड्रॉ किया, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। इसमें जो गधा है जिस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये छकड़ा या घोड़ा जो फोर्स लगा रहा है, डंकी जो फोर्स लगा रहा है, उसी की सिमत में छकड़ा चलता जा रहा है।
यहाँ तो था, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब इसकी फोर्स की वजह से, इस गधे की फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये इसने इसकी तान पकड़ी है यहाँ पे, ठीक है, इसकी फोर्स की वजह से इसके पास नई पोजीशन आ गई है। नई पोजीशन आ गई, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुका है। कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जैसा ही बने, ये ना हो कि अब सर ने देखो जी रेडी, गधा रेडी बदल दी है, वही गधा रेडी। थोड़ी देर बाद उसकी तस्वीर ली गई, 4 टांगे आपको नज़र आ रही हैं उसकी, ठीक है, जैसा भी था सही है, मुंह नहीं सही बन सका, सही है, जैसा भी है। ये जी, ये आपके पास गधा रेडी हो क्या रहा है इसमें, देखिए इसमें ये हो रहा है कि जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेस यहां से यहां पे डिस्प्लेस हो गई, जिस तरफ फोर्स लगी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है। लेकिन रूटीन में ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ बॉडी डिस्प्लेस हो, वरना फोर्स बॉडी के साथ एंगल बना के लगती है। ये आगे बातें आने लगी, इसलिए मैं पहले आपको ये मिसाल देना चाहिए कि ये गधा जिस तरफ फोर्स लगा रहा है और आपके सामने है, राइट साइड पे फोर्स लगा रहा है और बॉडी भी राइट साइड पे जा रही है, आपके सामने है, राइट साइड पे फोर्स लगा रहा है और बॉडी राइट साइड पे जा रही है। वर्क इसमें क्या है, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट पता चलेगा यहां से, इस पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाके हुए इसने, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाते हुए इसने कितना वर्क किया। फोर्स जो इसने लगाई, डिस्प्लेसमेंट जो इस छकड़े में पैदा हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वर्क आ जाएगा जूल्स के अंदर। लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूं जो कि कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो ये, क्या रूटीन के अंदर ऐसा होता है कि फोर्स हमेशा, जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा फोर्स की सिमत में पैदा होता? नहीं। आइए आपको बता देता हूं, फिर मैं इसकी डिटेल आपको समझाऊंगा। यहां आ जाइए, क्योंकि यहां थोड़ी डेरिवेशन करूंगा, तो बच्चों जरा गौर करिएगा। ये आपके पास एक ब्लॉक है, बड़ी तफसील डिटेल आपको मिलने वाली है आज के लेक्चर में। ये आप थे, आप इसे क्या कर रहे हो, घसीट रहे हो, आप इसे घसीट रहे हो, ये आपका हाथ है, ठीक है जी, इसको आप घसीट रहे हो ये रहा है, गौर करिए, हाँ गौर करिए। या ब्लॉक को छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा शॉपिंग करते हुए आपके पास ट्रॉली होती है सामान से भरी हुई, शॉपिंग मॉल के अंदर जाए ना तो ट्रॉली होती है, ठीक है, जिसके अंदर सामान डालते जाते हैं और फिर जाके आपने देखा होगा वहाँ पे जाके सामान गिनवाते हैं और फिर उस पैसे पे करते हैं। ये ट्रॉली है जिसके अंदर आपने सामान रखा। गौर करिएगा, आप अपने हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैं इसकी नई पोजीशन बनाऊं थोड़ी दूर जाके, तो दूर जब जाएगा, फर्ज करिए आप यहाँ से इसे देख रहे थे, ये पिक कर रहा है, यहाँ से अगर आप इसे देख रहे थे तो आपको देखा कि ये नई पोजीशन पे पहुँच गया। थोड़ी देर के बाद ये नई पोजीशन पे, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये ट्रॉली और ये नई पोजीशन पे पहुंच गए। इसमें हुआ क्या है, गौर करिए, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ। छोटा क्यों बनाया कि दूर चले जाएं तो छोटे नजर आते हैं हम। ये डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ फोर्स की वजह से। लेकिन गौर करिए, फोर्स यहाँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सिमत पे थे। ये फोर्स एक्स एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस पे, कोई मसला ही नहीं था, डेफिनेशन फॉलो हो रही थी। लेकिन गौर करें कि रूटीन के अंदर हम चेयर को खींचते हुए, आइए मैं दिखा देता हूँ, ये चेयर है, इस चेयर को खींचते हुए मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ये देखिए मेरा बाजू एंगल बना रहा है फोर्स के साथ, ऐसे तो नहीं है बिल्कुल, मैं उसके सामने तो फोर्स नहीं लगा रहा। तो गौर करिए, मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, लेकिन जो चेयर है वो जमीन के साथ साथ आ रही है। ऐसे ही मैंने आपको मिसाल दी कि एक सामान से भरी ट्रॉली है जिसके अंदर सामान है, उसको आप फोर्स लगाते हुए ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो जमीन के साथ साथ रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ साथ जा रही है। इसका मतलब हमेशा बॉडीज फोर्स की सिमत में नहीं, फोर्स के कंपोनेंट की सिमत में भी जा सकती हैं। तो आइए कंपोनेंट्स बना के समझा दूं। तो इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ब्लॉक था या ये जो ट्रॉली थी, इसमें हुआ ये कि आपने ये लगाई फोर्स और फोर्स आपने ये लगाई थी, जबकि बॉडी ये डिस्प्लेस की। इसका मतलब ये हुआ, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स अगर बनाऊं तो कैसे बनते हैं, ये आपके बाजू तक फोर्स थी, इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के कंपोनेंट कैसे बनेंगे। अगर तो फोर्स खुद इफेक्टिव होती तो ये ट्रॉली इस तरफ जा रही होती, फोर्स खुद इफेक्टिव होती तो ये ट्रॉली इस तरफ जा रही होती, लेकिन ट्रॉली तो जमीन के साथ साथ जा रही है। इसका मतलब फोर्स रेजोल्यूशन हो गई है, उसकी स्प्लिट हो गई है दो कंपोनेंट्स के अंदर। और दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, आइए देखते हैं। इस फोर्स का
ये कंपोनेंट x कंपोनेंट और ये कौन सा y कंपोनेंट। अगर ये x है तो यहाँ पे आप इसे और एक्सटेंड कर लीजिए, ज़्यादा क्लियर कर दूं, ये fx है तो ये भी fx है, आमने सामने ये fy है तो ये भी fy है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को रेजोल्यूट कर लिया। तो मुझे बताइए इस डायग्राम को देख के कि बॉडी किस तरफ जा रही है, f की तरफ, ये f इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, क्या ख्याल है, यहाँ क्लियर बनाओ। ये रही फोर्स एक्चुअल, ये इसका y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ, और ये कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ। बताइए क्या बॉडी ट्रॉली इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है? ऑफ कोर्स वो इस तरफ जा रही है। इसका मतलब फोर्स का ये कंपोनेंट इफेक्टिव है, ये कंपोनेंट अपना असर और रसूख दिखा रहा है, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि बॉडी को जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ डिस्प्लेस होना चाहिए, जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ डिस्प्लेस। अब देखिए बॉडी, ये फोर्स लग रही, बॉडी इस तरफ नहीं जा रही, इसका मतलब ये कंपोनेंट, ये एक्चुअल फोर्स इफेक्टिव नहीं है, वाई कंपोनेंट इफेक्टिव नहीं है, इसका एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव है, एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट है, तो वर्क का जो फार्मूला लिखा जाएगा उसमें क्या आएगा, एफ एक्स सबस्क्रिप्ट के अंदर क्रॉस एस। और हम जानते हैं चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था x का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। जिन्होंने वो नहीं देखा लेक्चर वो देख लीजिए, चैप्टर नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मेरा लेक्चर है, जिसमें एफ एक्स का मतलब एफ कॉस थीटा है। एफ कॉस थीटा कैसे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा लिख भी देता हूँ, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस किसके बराबर आ गई, एफ एक्स, और ये आपके पास आ गया एफ कॉस थीटा। एफ एक्स का मतलब है एफ कॉस थीटा और एस वैसे का वैसा, तो वर्क का फार्मूला आ गया एफ एस कॉस थीटा। ये है वर्क का फार्मूला, कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या मौजूद हो, एंगल मौजूद हो। और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक सिमत में थे, तो कॉस तो जीरो पुट हो जाएगा। दोनों एक ही सिमत का मतलब है पैरेलल अलोंग सेम एक्सिस, cos 0 1। यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे एफ एस कॉज ऑफ थीटा वर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क कब डन होगा, जब बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी फोर्स के कंपोनेंट की सिमत में चल पड़े। ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ये भी एक बिल्कुल ठीक है जो टेक्स्ट बुक पे है। लेकिन अगर बॉडी फोर्स या फोर्स के कंपोनेंट की सिमत में चल पड़े, और कंपोनेंट हम जानते हैं एक्स कंपोनेंट ही इफेक्टिव होगा, एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में कॉस थीटा आता है। स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क हैज नो डायरेक्शन, इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपके सामने है, आगे चल के इस पर बहस करते हैं तो आपको समझ आई। अगर तो फोर्स की सिमत में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेल एंड गुड, फिर तो हमें कॉस थीटा लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फोर्स को ये जाविया बना के, एंगल बना के लग रही है, तो फिर हमें जानना है वहां कौन इफेक्टिव है, फोर्स या फोर्स के कंपोनेंट्स। तो नजर आया इसके दो कंपोनेंट्स है, एक्स और वाई, जो चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़े थे। और लेकिन इफेक्टिव कौन है, क्योंकि बॉडी एक्स एक्सिस के साथ चलती जा रही है, इसका मतलब इफेक्टिव यहाँ एफ एक्स है। और एफ एक्स की वजह से क्या आता है, एफ कॉस थीटा बता भी दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा लगा के, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एफ एक्स ओवर एफ कॉस थीटा के बराबर, तो कॉस एफ कॉस थीटा एफ एक्स, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये वर्क का फार्मूला है, वर्क दिस ये वर्क। अब मुझे बताइए, अगर इस फार्मूले को यूज करके आप इनके आंसर दें, यहाँ वर्क क्यों नहीं है, 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 यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं, आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे। आइए वो मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे पहले वो जो आप चेयर पे बैठे आप बुक्स रीड कर रहे हो, टेबल पे पड़ी, वर्क क्यों नहीं है, गौर करिए क्या वजह। यहाँ आप घंटों बैठे रहें, क्या चीज नहीं है आपके पास, आप फोर्स लगा रहे होंगे, किताबों को उठा के इधर उधर दाएं बाएं कर रहे हैं, टेबल चेयर को इस तरह बैठे फोर्स लगा रहे हैं, व्हाटएवर, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, क्या किसी किस्म का डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ? अगर बुक्स के लिहाज से वर्क देखेंगे तो आपने वर्क किया होगा, किताबों को यहाँ उठाया वहाँ उठाया, लेकिन अगर एक्चुअली आप अपने लिहाज से कोई बैठा देखेगा तो आपने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि आप घंटों से वहीं बैठे हैं, आपने तो डिस्प्लेसमेंट तय ही नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क, एफ जितना मर्जी आप लगाइए, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है वर्क जीरो है। ये सिचुएशन 1 मैंने एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन। यहाँ पे अब बातें करते जा रहे हैं, मुंह से फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी पैदा हो रही है, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन क्या पैदा नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगेन दूसरी सिचुएशन में भी, दूसरी एग्जाम्पल में भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, वर्क विल बी जीरो। तीसरी एग्जाम्पल को देख लीजिए, गाड़ी इंजन चल रहा है,
क्या गाड़ी अपनी जगह से हिली? क्या गाड़ी अपनी जगह से मूव हुई? क्या उसके पास डिस्प्लेसमेंट आया? क्या उसने पोजीशन चेंज की? नो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगेन वर्क का आंसर जीरो। तीसरी एग्जांपल जो थी वो भी वर्क जीरो है। चौथा जी, यहाँ ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, गौर करिएगा। आप इस बकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? एक्स एक्सिस पे। जबकि आपके बाजू की फोर्स किस तरफ है? गौर करिएगा, फोर्स किस तरफ लगा रहे हो? बाजू किस तरफ है? वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या जाविया है, क्या एंगल है दोनों के दरमियान? गौर करिए, फोर्स, क्योंकि वर्क के फार्मूले में एफ और एस के दरमियान एंगल देखा जाता है, एफ और एस के दरमियान एंगल देखा जाता है, एफ और एस के दरमियान एंगल देखा जाता है। तो गौर करिए, एस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फोर्स वर्टिकल एक्सिस, बाजू की फोर्स अपवर्ड, तो दोनों में एंगल कितना बन गया? दोनों में एंगल कितना बन गया? 90। और वर्क एफ एस cos 90 पुट करिए, जो आपका मिलने वाला है जीरो। वर्क जीरो है इस केस में भी। यहाँ पे भी आप बाल्टी, आप लोड उठा के खड़े हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क का आंसर। यहाँ पे भी आप दीवार को पुश करते जा रहे हो। आप शाम को कहते हैं मुझे खाना दीजिए, घर वालों को मैंने बड़ा काम किया है, नो वर्क इज डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आप पैदा कर नहीं सके, दीवार को तो अपनी जगह से हिला नहीं सके, वर्क इज जीरो। इन सारी सिचुएशंस के अंदर वर्क का रिजल्ट क्या है? जीरो है। अब आइए जानते हैं वर्क का फार्मूला क्या, पता चल गया। अब आइए जानते हैं वर्क का यूनिट क्या है। वर्क का यूनिट जोल है। जोल बेसिकली किसके बराबर है? एक जोल किसके बराबर है? छोटे बड़े और यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, आइए वो डिस्कस कर लेते हैं जी। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट फार्मूले से निकलेगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर। इसको जॉल भी कहा जाता है, आफ्टर वेरी वेल नोन साइंटिस्ट जॉल साइंसदान के नाम पे वर्क का यूनिट जॉल है। और वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये किस किस पे डिपेंड करती है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। किस तरफ कर रहे हो, आपने कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने 20 जूल वर्क किया है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ। ये हमें बताने की, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, ये बताने की या पूछने की जरूरत नहीं है। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि वेक्टर के प्रोडक्ट से आती है। और इसकी लॉजिक फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन आती है, कॉस थीटा आता है। उसी सिमत में वर्क और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस वजह से रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन से कोई गर्ज नहीं है। फिर वर्क का यूनिट जोल। अब सवाल आता है, डिफाइन 1 जोल। 1 जोल की तारीफ करिए। 1 जोल की तारीफ करिए। अगर आप किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लगाएं, अगर इस पे बॉडी पे आप फोर्स लगाइए 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना पैदा हो इसके अंदर 1 मीटर। अगर फोर्स कितनी लगाई जाए 1 न्यूटन, मेजर हो सकती है ना 1 न्यूटन फोर्स, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था 3 के अंदर। 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, इतना सा होता है। फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो वर्क कितना आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, जिसे हम कहेंगे 1 जोल वर्क हुआ है। वर्क इज 1 जोल। ये डेफिनेशन है सिंपली। 1 मीटर चीज को मूव करवा दो, जबकि फोर्स आपकी इस पे कितनी लगी हो 1 न्यूटन, तो कहेंगे 1 जोल मैंने वर्क किया है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए वर्क के बड़े बड़े यूनिट कौन से हैं? वर्क के और बड़े बड़े यूनिट हैं किलो जोल, मेगा जोल। किलो जोल आपको पता है किसके बराबर है? 10 की ताकत 3 जोल के। मेगा 10 की पावर 6 जोल के। ये बड़े बड़े यूनिट्स हैं किसके? और वर्क के। जोल बेसिकली जो मेन यूनिट है, किलो जोल, मेगा जोल, इसके बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो रूटीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने वर्क को डिस्कस किया, वर्क का हर पहलू हमने देखा, वर्क कब नहीं है, कब है, फिजिक्स की रूह से। ठीक है, रूटीन के अंदर आप कोई भी टास्क कर रहे होंगे तो कहेंगे मैं वर्क कर रहा हूँ, सही है। लेकिन अगर आपके घर वालों ने फिजिक्स पढ़ी है तो वो कहेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फिजिक्स आप डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं कर रहे, आप यहाँ से वहाँ नहीं जा रहे, फोर्स का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने वर्क नहीं किया। और वर्क का यूनिट जोल है। वर्क के लिए आपको 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी चीज़ भी है एंगल, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बहुत मिनिमम हो, मिनिमम मतलब जिस तरफ फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगल 0 हो, तो वर्क आपको मिलने वाला है मैक्सिमम वर्क मिलने वाला है जब आप फोर्स किस तरफ लगाएं, जिस तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट पैदा करना है, सबसे ज़्यादा वर्क मिलेगा। आपका वर्क ज़ाया
नहीं होगा। सबसे ज़्यादा वर्क कब मिलेगा? आप उसी किसी में जैसे छकड़ा खींचते हुए गधा सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही रुख के अंदर है। आपके पास F/S ये 1 आ जाता है। ये आपके पास वर्क का आंसर आने वाला है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम मिकदार आएगी। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 आ जाए, यानी थीटा 90 आ जाए, तो वर्क का आंसर आपको मिलने वाला है cos 90 की वजह से 0। आपका सारे का सारा किया कराया 0। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप वर्क कोई नहीं कर रहे, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान एंगल 90 है। ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक। तो वर्क मैक्सिमम पूछ ले कब होता है, वर्क मिनिमम कब पूछ ले क्या होता है, वर्क स्केलर है या वेक्टर है, वर्क का यूनिट क्या है, जूल की डेफिनेशन कीजिए, वर्क कब कब नहीं है। तो सारी सिचुएशंस को हमने क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त इस प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।